राजधानी दिल्ली में यूनानी डे सेलिब्रेशन के मौके पर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च टीम के जरिए एक सेमिनार का प्रोग्राम किया गया, जिसमें जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर M.A. जाफरी साहब और यूनिवर्सिटी के तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर ख़ास मेहमानों के तौर पर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल और पद्मश्री जिल्लुर रहमान साहब भी मौजूद रहे और हकीम अजमल खां साहब को खैराज अकीदत पेश करते हुए अपने ख्यालातों का इजहार किया। साथ ही दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने भी इस मौके पर वीडियो संदेश के जरिए डॉक्टर हकीम अजमल खां साहब को खैराज अकीदत पेश की। आए सभी मेहमानों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अब सुनवाते हैं आपको डीबी न्यूज़ से ख़ास बात करते हुए क्या कहा डॉक्टर आरिफ जैदी साहब ने और क्या ख़ास मकसद रहा इस पूरे प्रोग्राम का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ हैं डॉक्टर आरिफ जैदी साहब। यूनानी डे का आज मौका है, प्रोग्राम रहा, कौन कौन लोग जो है ख़ास मेहमान के तौर पर यहाँ मौजूद रहे और क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर ख़ास मेहमानों में यूनानी डे के सिलसिले में हमारे स्वास्थ्य मंत्री से ज़्यादा अहम कौन हो सकता है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को आना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो फिज़िकली उपस्थित नहीं हो सके और वो वर्चुअल मोड पर हमारे साथ रहे। इसके साथ ही हमारे प्रदीप अग्रवाल जी, जो कि चेयरमैन हैं एग्ज़ामिनिंग पैरामेडिकल एग्ज़ामिनिंग बॉडी के DBCP के, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक पार्ट है, वो हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे वाइस चांसलर, हमारे स्पीकर से पद्मश्री जिल्लुर रहमान साहब और प्रोफेसर शाकिर जमील साहब, और इसी तरह से यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस के सेक्रेटरीज चेयरमैन खासतौर से मोहसिन देहलवी साहब का मैं जिक्र करूँगा, और बहुत सारी एमिनेंट्स फिगर्स जो यहाँ पर इस यूनानी डे सेलिब्रेशन को मनाने के लिए आई थी, वो सब हमारे साथ रहे। आज यूनानी जो मेडिसिन है और एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है और ये होम्योपैथिक है, इसको अगर हम बात करते हैं तो यूनानी का जो जब नाम आता है यूनानी मेडिसिन का, तो उसको एक ख़ास मज़ाहिब से जोड़ करके जो है लोग देखना शुरू कर देते हैं। इसकी क्या वजूहात मानते हैं और इसमें लोगों की इस्लाह के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन को क्या किसी मज़हब से जोड़ा जा सकता है। मेडिसिन तो किसी मज़हब की कोई चीज़ है नहीं, मेडिसिन ऑलवेज मेडिसिन है। हो सकता है कि कोई ये वजह रही हो क्योंकि ये मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन का जो इतिहास है बहुत पुराना है, करीब 2500 साल से भी पुराना इतिहास है, और मुख्तलिफ़ देशों से ये मेडिसिन गुज़रती हुई और जो वहाँ की अच्छी चीज़ें थी उनको अपने अंदर समाती हुई हमारे भारत में पहुँची, और भारत में आके ही ये मेडिसिन नर्चर हुई। अब जो आपने सवाल किया है, मैं आपको उस सवाल पर आता हूँ कि ख़ास मज़हब से जोड़कर देखा जाता है। मेडिसिन में जो पहले प्रोग्रेस हुई हमारे भारत में आने से पहले, वो अरब कंट्रीज़ में हुई, जो बहुत सारा। तो जो लिटरेचर था जिसके ऊपर काम हुआ 2500 साल से, वो लिटरेचर था पर्शियंस में, वो लिटरेचर था अरबिक में। उसी लिटरेचर के साथ वो मेडिसिन यहाँ पर पे भी आई। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनका सही ट्रांसलेशन करना मुश्किल था या एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं निकलते थे, जो ठीक से ट्रांसलेट नहीं हो सके, और कुछ ट्रांसलेशंस हुए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट थे जो उसी लैंग्वेज में रह गए। इसलिए ज़रूरी था कि इसमें जो भी लोग आए हैं वो उन लैंग्वेजेस को भी जानते हों, जैसे अरबिक का मैंने जिक्र किया, पर्शियन का जिक्र किया। अगर उन लैंग्वेजेस की उनको नॉलेज होगी, और लैंग्वेज सीखना किसी के ऊपर कोई बार नहीं है, कोई बैन नहीं है, कोई भी कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकता है। लोग जर्मन सीखते हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं जी। ये भी तो क्योंकि लिटरेचर इन लैंग्वेजेस में है, इसलिए जो लोग इन लैंग्वेजेस को जानते थे वो इन कोर्सेज में आए, और ज़्यादातर वही लोग उसमें रहे जिनकी उसको थोड़ा नॉलेज था, अरेबिक का, पर्शियंस का, उर्दू का। जिनको नॉलेज नहीं था नहीं आए। तो कुछ इस तरह से, जैसे आपने कहा, आप किसी हद तक सही हो सकते हैं कि शायद ये समझा गया हो कि किसी पर्टिकुलर इसका मज़हब से संबंध है। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा,
दवा तो दवा है, वो सबके लिए है, सब पे बराबर काम करेगी। किसी इंसान को वो अलग अलग देख करके दवा काम नहीं करती, और ना ही डॉक्टर अलग अलग देख करके उसका इलाज करता है। और साथ ही आपको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे, क्योंकि हमदर्द की तरफ से जो है आपको डीन बनाया गया है। क्या जिम्मेदारियां रहती हैं और क्या जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं डीन के रहते वक्त? किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे? देखिए, डीन एक एकेडमिक हेड होता है इंस्टीट्यूशंस का। हमारी जो भी आप पूरा कहना चाहिए कि यूनानी का स्टाफ है, जो स्कूल है हमारा पूरा यूनानी स्कूल, हमारा हॉस्पिटल है जो पूरा 100 बेड का अस्पताल है, बजीदी अस्पताल यूनानी का अस्पताल है, जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यूनानी के, इंडोर वार्ड्स हैं, पेशेंट्स एडमिट रहते हैं, ये सब। तो ये तमाम चीज़ें हॉस्पिटल्स का सही तरह से चलना, एकेडमिक परफॉर्मेंस का ठीक होना, रिसर्च के काम होना, उसके अंदर नए प्रोजेक्ट्स का लाना, नई जो मेडिसिन्स का जिन पर नई नई रिसर्चेज सामने आ रही हैं, लोग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सब चलना, ये सब डीन का देखने का मामला है। इसी तरह से बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके सब अलग अलग हेड्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के, तो उन सबको भी देखना एक डीन की जिम्मेदारी होता है। तो कुल मिलाकर के डीन को मैं कहूँगा कि उनका एकेडमिक हेड है, जो भी लोग काम करते हैं वो डीन को ही रिपोर्टिंग करना है, और डीन को उनके तमाम मसाइल को लेकर के आगे बढ़ाने का मामला है। तो बहरहाल एक ज़िम्मेदारी तो बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि एक फुल फ्लेज्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी स्कूल की, और बस ये करते हैं लोग और हम भी करेंगे, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक कोई नया कोई लैंडमार्क जो है हम तय करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा इंशाअल्लाह। यूनानी जो दवाइयाँ हैं कई हज़ारों साल पुरानी हैं, आपने भी जिक्र किया और लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि गुमनामी की ज़िंदगी में जो है ये दवाइयाँ जी रही हैं। लोग बहुत कम लोग जो है यूनानी के बारे में जानते हैं। जहाँ आयुर्वेदिक की बात की जाती है तो लोग आयुर्वेदिक के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी करते हैं। तो इसकी क्या वजह मानते हैं आपके, इसका जो प्रचार प्रसार है वो कम किया गया? आप किसी हद तक इसमें हो सकते हैं कि आपकी बात ठीक हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसका कंपैरिजन किया आयुर्वेदिक से, तो मैंने आपको बता दूं कि दोनों का जो है फ़िलॉसफी तो डिफरेंस है, और दवाइयाँ तो हर्बल ही हैं, लेकिन आयुर्वेदिक का जहाँ तक है कि ज़्यादा प्रोपेगेशन से और ज़्यादा लोग जानते हैं, यूनानी कम जानते हैं। वजह यह भी है कि आयुर्वेदिक के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूनानी से कहीं ज़्यादा हैं, और आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए तादाद आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स की ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ द यूनानी प्रैक्टिशनर्स। तो जाहिर से, और अब जैसे आप बात करते हैं एलोपैथी की, एलोपैथी की तादाद उनसे भी बहुत ज़्यादा है। सो दैट एलोपैथी जो है एक डोमिनेंट पैथी के तौर पे हो गई इनकी तादाद कम होने की वजह से। अब बात रही यह है कि 2500 साल पुरानी मेडिसिन है और गुमनामी की ज़िंदगी में पहुंच गई। मैंने जैसे आपको अभी इस सिम्पोजियम में जिक्र किया था कि ये पैथी जो हैं सप्रेशन का शिकार रही हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जी, और पैथी को सप्रेस कर दिया गया और एलोपैथी को बढ़ावा दिया गया। उस सप्रेशन की वजह से ये गुमनामी में चली गई, और जाहिर सी बात है कि जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो लोग उसको लपकने की कोशिश करते हैं। तो एलोपैथी के साथ भी ये हुआ। एलोपैथी का हिस्ट्री आप अगर देखें, इतिहास देखें, तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। मैं कहूँगा 80 साल 90 साल कितना, लेकिन आप सोचिए सिर्फ 80 और 90 साल में ही हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स को और उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन की वजह से हम बड़े ख़बरदार हो गए, हम बड़े सचेत हो गए कि भाई अगर कोई हमको ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो कि नेचर के नज़दीक हो, जैसे मैंने जिक्र किया हर्बल मेडिसिन का, तो लोग उसको ऑप्ट करने की कोशिश करने लगे। तो अब इन दोनों को अगर आप कंट्रास्ट में देखें तो कंट्रास्ट ये है कि एक पैथी 2500 साल से चल रही है और आज भी चल रही है और चलती रहेगी, और दूसरी 80 और या 90 साल में ही वो एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि इसके कॉम्प्लिकेशंस, इसके साइड इफ़ेक्ट, दोनों की अपनी इफ़ेक्टिविटी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए बहुत अहम है, जो भी बीमारियां इंसान को होती हैं उसमें 90% केसेस में वो क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती हैं। क्रोनिक प्रॉब्लम का ये है मतलब ये हुआ, जैसे किसी को सर का दर्द है तो 10 साल से 15 साल से चलता आ रहा है, घुटने में दर्द है,
लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की बहुत सारी जो चल रही हैं, जिसको आदमी थोड़ा बियर कर सकता है, बट ही इज़ कैरिंग ऑन, क्रोनिक हैं। तो आप सोचिए कि ये जितने भी प्रॉब्लम है, जिसको मैं कह रहा हूँ क्रोनिक प्रॉब्लम, इस सब का बेस्ट समाधान है कि हम नॉन एलोपैथिक दवाइयों को ऑप्ट करें जी, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट का, कॉम्प्लिकेशन का मामला नहीं है ज़्यादा। हाँ, 10% केसेस में मैं कह सकता हूँ कि बेशक जहाँ एक्यूट प्रॉब्लम है वहाँ एलोपैथिक मेडिसिन की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस में ही एलोपैथिक मेडिसिन पर स्विच कर लेंगे तो फिर शुरुआती दौर में तो फिर आपने आगे का सारे चीज़ों को खो दिया है। तो इसलिए लोग आज इन चीज़ों को समझ रहे हैं और वो ये महसूस कर रहे हैं कि जो भी हमारी क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर एक बड़ी वजह है। आप देखते हैं लोगों का सोने जागने का वक्त अलग हो गया, खाने पीने का अंदाज़ अलग हो गया, तमाम चीज़ें जंक फूड पर आ गए हैं, पूरे तौर से लाइफ स्टाइल बिगड़ चुका है। उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसकी वजह से जो खराबियाँ हो रही हैं, उसकी जो खामियाँ हो रही हैं, उस सब को दुरुस्त करने के लिए यूनानी मेडिसिन है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे अभी मॉर्निंग में भी इस बात का हुआ कि होलिस्टिक मेडिसिन जी, होलिस्टिक डज नेवर मीन्स कि ये कोई धार्मिक हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। होलिस्टिक इज़ नॉट ए धार्मिक समथिंग वाई सेइंग होलिस्टिक मेडिसिन। होलिस्टिक मेडिसिन का मतलब ये है कि हम इंसान के जिस्म को एज ए होल देख रहे हैं। अब जैसे एलोपैथी में क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही हम देख रहे हैं, उससे जो साइड इफ़ेक्ट होगा, साइड इफ़ेक्ट वो चीज़ तो ठीक हो गई, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट हुआ कि नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यही तो दुश्वारी है ना कि जिस चीज़ के लिए आप इलाज के लिए गए थे एलोपैथी में, वो चीज़ तो ठीक हो गई है, नो डाउट, लेकिन दूसरी चीज़ पैदा हो गई है। तो होलिस्टिक मेडिसिन का ब्यूटी ये है कि वो इंसान के जिस्म को एज ए होल देखती है। इसमें के अंदर कोई एल्कलाइट्स को, कोई एक्टिव प्रिंसिपल को आइसोलेट करके नहीं दिया जा रहा है। एक लीफ है, कोई पौधा है, उसके अंदर 7-10 एल्कलाइट्स हैं, उसको एज ए होल दे रहे हैं। एक दूसरे को कहना चाहिए कि करेक्शन करने वाली मेडिसिन कुदरत ने उसी के अंदर रखी हुई है। जो नुकसान देने वाली चीज़ है, उसके नुकसान को ख़त्म करने वाली चीज़ें उसी में है। वहाँ हमने उसको आइसोलेट कर लिया था, यहाँ हम एज ए होल दे रहे हैं। तो इंसानी जिस्म को हम एज ए होल ट्रीट कर रहे हैं, जिसको हमने कहा होलिस्टिक अप्रोच। यही वजह है कि जब वो बीमारियाँ जाती हैं, जब वो बीमारियाँ ठीक होती हैं, तो उनकी रिकरेंस भी कम होती है और उनकी वजह से कोई दूसरी बीमारी भी पैदा नहीं होती। जैसा कि बाकी चीज़ों में मैंने जिक्र किया कि एलोपैथिक मेडिसिन लिया, पता चला कि पेन किलर आपने लिया तो किडनी फेलियर हो गया, सपोज, बहुत आम है। आपने देखते हैं कि एक सेंटर पर 12-12, 15-15 जो है वो डायलिसिस की मशीन लगी है। पहले तो कभी नहीं था ऐसा। अब लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं ना, खुद ही पेन किलर खा रहे हैं या डॉक्टर्स लिख रहे हैं, व्हाट एवर इट इज़, लेकिन कर रहे हैं, सो दैट कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं। तो यही एक ब्यूटी है मेडिसिन की, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हुकूमतें कितनी जिम्मेदार रही हैं इस चीज़ की? सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं आप, जो पीछे नहीं लग रहा कि यूनानी की तरफ ली हो, लेकिन अब आगे मुस्तकबिल में जो सरकारें हैं, जैसे अब दिल्ली सरकार की बात अगर की जाए, तो इनसे क्या उम्मीद और क्या तवक्को लगाते हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट इंडिया में एक रिसर्च काउंसिल है, जो कोई यूनानी की रिसर्च काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल है, वो रिसर्च का काम इसमें कर रही है। उसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट में अपनी उनकी एजेंसीज है जो वहाँ पर काम करती हैं और गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती है। डिपेंड्स करता है अब ये कि किस तरह से उन चीज़ों को परसू किया जा रहा है, किस तरह से लोग उन लोगों पहुँच पा रहे हैं, कितनी अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन अ नटशेल हम ये भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट कहीं इसको रोकने की कोशिश कर रही है। इट इज़ नॉट लाइक दैट सिचुएशन। ये तो डिपेंड करता है कि हाउ कॉन्फिडेंस यू आर हैविंग इनटू योरसेल्फ। बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से काम कर सकती है, मदद कर सकती है? बस अब जैसे आज हम बात कर रहे थे कि सेफ्टी के उसका जो भी दवाई हैं उसका सेफ्टी एवोल्यूशंस हों, उनकी डोजेज को जो है हम सही से आइडेंटिफाई करें, उनकी जो बल्क हैं, बड़े बड़े डोजेज हैं मेडिसिन की, उनको कम कर दें। किस तरह से सपोज़ क्रूड मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद लेनी पड़ती है, बड़ी मात्रा लेनी पड़ती है। अगर हम उसका एक्सट्रैक्ट वगैरह निकाल लें और उसको चेक कर लें, उसकी एनिमल स्टडी कर लें, उसकी क्वांटिटी को कम कर दें,
तो जाहिर है कि उसका कंप्लायंस ईजी होगा पेशेंट्स के लिए और वो आसानी से उसको ले सकेगा। पेंडेमिक के ज़रिए जब ये कोरोना वायरस चल रहा था और जमातियों का जो मामला था मरकज़ में, फिर उसके बाद दिल्ली सरकार के ज़रिए यूनानी जो डॉक्टर्स हैं, जो जानकारी वाले लोग हैं, उनको कंसल्ट के लिए बुलाया गया वहाँ जमातियों के लिए। ये क्या सारा था मामला? दिल्ली सरकार ने क्या जो है इस पर आपसे बात की थी? देखिए, पेंडेमिक में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैं प्लाज्मा डोनेशन का तो वो सब आप लोग जानते हैं कि समाचार के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची रही थी कि क्या प्लाज्मा डोनेशन और तमाम चीज़ें करके। इसमें एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक पेंडेमिक में इन मेडिसिन्स के कहने शमूलियत का और इसकी मौजूदगी का ताल्लुक़ है, वो बहुत ही अहम रही है। आप देखिए कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है जहाँ 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशंस हैं और हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ का। ये तो ऑब्वियस है, मानने वाली बात है। तो हमको कहीं ये बड़ा ख़तरा था कि अगर ये कोरोना अगर रिमोट एरियाज़ में चला गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि कोरोना रिमोट एरियाज़ में पहुंचता, यही डॉक्टर्स जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स, यूनानी के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, ये उन क्लाइंट्स के पास में, उन लोगों के पास से पहले से पहुँचे अपनी इन दवाइयों को लेकर के जो कि कोरोना से बचाव कर सकें, जिसको हमने कहा इम्यूनिटी बूस्टर थी वो इम्यूनिटी को। और देखिए कि इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी इतनी बड़ी परसेंटेज इन्वॉल्व नहीं हुई जिसका हमको ख़तरा था। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोग उससे बच गए। उसके आप दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका जैसा कंट्री, कितनी वहाँ पर डेथ्स हुई और कितना बुरा हाल हुआ, लेकिन फिर भी हम इसलिए महफूज रह गए शायद कि इन डॉक्टरों का जो कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो क्वारंटाइन करना हो, चाहे उनको प्रिवेंशन के तौर पे वो दवाइयाँ पहुँचाना, उनके घर पर दवाइयाँ पहुँचाई गई लोगों के। कि आप ये काढ़ा, आयुष काढ़ा का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने काढ़े बनाए, यूनानी वालों ने भी, आयुर्वेदिक वालों ने भी बहुत सारी दवाइयाँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों के घर पहुँचाई और वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मांग रहे हैं, आज भी मांगते हैं और एक अच्छा बचाव हुआ। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये उनका रहा है, यूनानी का और आयुर्वेदिक का भी ये बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अब देखिए, कोरोना की कोई मेडिसिन तो अभी तक आई नहीं ना जी। अब वैक्सीन भी अभी आई है, अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक तो हम बचे हैं ना जी। तो ये मेडिसिन की रीच होने की वजह से ये सब मामला था कि लोग बचे हैं, तो ये तो हमें मानना चाहिए जो बात है जी। आखिरी सवाल ये कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, BUMS का जो कोर्स था जामिया हमदर्द में, अब आगे कौन से नए कोर्स जो हैं लाए जाने की तैयारी की जा रही है और जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से यूनानी इस जो परंपरा है इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें आगे की डिग्रियां किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, या जो पास आउट बच्चे हैं जो अपना करियर बनाना चाहते भी हैं और कहीं ना कहीं बना भी रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, BUMS एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है, मैं आपको बताऊं, और ये 5.5 साल का कोर्स होता है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी इसके अंदर इंक्लूड है। डिफरेंट से हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स जा कर के सीखते हैं। ये 5.5 साल कोर्स करने के बाद में उनको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी डिसेबिलिटी में जा कर के पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, MD कर सकते हैं या MS कर सकते हैं। MS में सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो MD और MS फर्दर 3 साल का कोर्स है। इसके अलावा कोई डिसेबिलिटी में अभी भी कई जगहों पर ऐसा है कि लोग PhD कर सकते हैं। ये सब करने के बाद में उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ की जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर वो जाना चाहते हैं या यहाँ पर वो जाते हैं। आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से एलोपैथी की बहुत सी डिस्पेंसरीज सब जगह अवेलेबल हैं, बहुत डिस्पेंसरीज अवेलेबल है, हॉस्पिटल अवेलेबल हैं,
उसी तरह से यूनानी की भी डिस्पेंसरीज, क्योंकि लोगों की डिमांड है, लोग चाहते हैं कि हमें मिले। जब कोई होगा नहीं तो कोई लोग पूछने भी नहीं जाएगा ना। तो यूनानी की भी डिस्पेंसरीज और ज़्यादा खुलें। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसके लिए मुझे लगता है कि कोशिश में है भी, और फर्दर कोशिश ये करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा डिस्पेंसरीज खुलें, ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुलें, और इससे लोगों को फ़ायदा होगा। और जो ये हमारे प्रैक्टिशनर्स, जो हमारे स्टूडेंट्स जो निकल रहे हैं, इनके अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा कि हाँ वी कैन डू समथिंग एंड वी आर समथिंग। अदरवाइज़ अगर वो करने के बाद में अगर कहीं उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि एक उसके अंदर रिजेंटमेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि नई डिस्पेंसरीज, नई कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल्स वजूद में आएँ, जिससे लोगों तक ये पैथीज पहुंच सकें। और आने वाला टाइम मुझे लगता है कि ये हर्बल का ही टाइम है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि आज भी पूरी दुनिया के 80% लोग हर्बल मेडिसिन का कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक अपना पे वो है कि 80% लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कभी ना कभी हर्बल मेडिसिन का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया है इन प्राइमरी हेल्थ केयर, इन प्रिजर्विंग द हेल्थ। तो आपने सुना डॉक्टर आरिफ जैदी साहब को कि क्या कहा इन्होंने, सारे सवालों के जो है जवाब दिए और बताया बड़ी संजीदगी से कि किस तरीके से जो है एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी और आयुर्वेदिक, क्या इनमें फ़र्क है और क्या इनकी जो है वजूहात रहीं। जिस तरीके से लोगों के बीच में जो है यूनानी का नाम ज़्यादा नहीं जा पाया, लेकिन अब ऐसे में जो करने वाली और सोचने वाली बात यही है कि यूनानी जो मेडिसिन है, जो यूनानी इलाज है, इसको आगे बढ़ाया किस तरीके से जाए। जिस तरीके से तमाम डिस्पेंसरियाँ जो हैं खुलती हैं, वहाँ तमाम तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत हमें इस अपनी परंपरा की भी है, बचाए रखने की भी है और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी है। लेकिन अब मुस्तकबिल में आगे देखने वाली बात तो ये होगी कि जो हुकूमतें हैं, जो सरकारें हैं, वो किस तरह इस पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं और आगे इसको आवाम के बीच में लाने का काम करती हैं। डीबी न्यूज़ इसी तरीके की ख़ास खबरें करता है और कोशिश करता है कि वो ख़बर जो हेल्थ से जुड़ी हुई हो और वो ख़बर जो माशरे से कहीं ना कहीं सामने नहीं लाई जाती हो या उसको लाने की ज़रूरत होती है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन ख़बरों को और उस मैसेज को आपके सामने लाएं। तो ऐसी ही कुछ और ख़बरों को देखने के लिए आप डीबी न्यूज़ के साथ बने रहिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।